त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के लेक्चर में हम जानेंगे सलट स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव, कि सलट स्की ने किस प्रकार से प्रतिस्थापन प्रभाव को मापा है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि हिग्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव को किस प्रकार से मापा था। तो जो सलट स्की है उसने प्रतिस्थापन प्रभाव को मापने के लिए लागत अंतर शब्द का इस्तेमाल किया है, कि किस प्रकार से हम यदि दो वस्तुओं में प्रतिस्थापन होता है x के स्थान पर y या y के स्थान पर x, तो इसको मापने के लिए उसने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है लागत अंतर, कॉस्ट डिफरेंस। तो कहने का मीनिंग क्या है कि सलट स्की ने प्रतिस्थापन प्रभाव को मापने के लिए लागत अंतर का प्रयोग किया है। अगली बात आती है कि जो सलट स्की था वो एक रशियन या रूस का अर्थशास्त्री था। इसका जो प्रतिस्थापन प्रभाव है लागत अंतर के द्वारा निकालने का ये ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको हम गणितीय रूप में भी जान सकते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव x और y के बीच कितना हुआ है। तो लागत अंतर क्या होता है इसको एक साधारण उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे दो गुड्स मैंने दे रखी हैं, एक x गुड्स है और एक y गुड्स है। x में रखा है केला और सेब y में रखा है। तो कोई उपभोक्ता क्या करता है, दो फलों को लेता है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। कुछ वो केला लेता है और कुछ वो सेब लेता है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस क्या कर रखा है कि 40 रुपया केले का भी प्राइस है प्रति दर्जन और 40 रुपया ही सेब का प्रति किलोग्राम प्राइस है, अर्थात दोनों का प्राइस इक्वल है। ओके, और व्यक्ति के पास है 1200 रुपये। उसका जो बजट है उसने इस बजट का 1200 रुपए के अंदर ही उसने दोनों वस्तुओं को क्रय करना है। 1200 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता है कि उसकी, और ना नीचे जा सकता है, न 1300 में जाएगा और ना 1100 में आएगा। 1200 रुपए दे रखे, निश्चित मान के चल रहे हैं कि 1200 रुपए में ही अपने उसने ये जो दो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं केला और सेब, इनको परचेज करना है या क्रय करना है। ओके, तो देखिए जब सेम प्राइस है 40-40 रुपया, तो जो उपभोक्ता है, आदमी है, वो क्या करता है 15 दर्जन केला खरीदता है और 40 रुपए उस पर खर्च कर देता है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इसकी जो लागत आ जाएगी वो 600 रुपये, अर्थात उसने 600 रुपये में 15 दर्जन केले खरीद दिए। ओके जी, तो 600 रुपये यहाँ पे उसके खर्च हो गए। तो 15 दर्जन जो केले हैं उनकी लागत आ गई 600 रुपया। अगला आता है कि 15 किलो सेब खरीदता है और उसकी लागत आ जाती है 600 रुपया, अर्थात दोनों की लागत बराबर आती है। तो 6 और 6 1200 रुपए उसके समाप्त हो गए। तो यहां पर ये तो x मान लो और इसको y मान लो। तो पहला कॉम्बिनेशन में वो क्या करेगा कि 15 केजी केला खरीदेगा और 15 केजी क्या करेगा, सेब करेगा। लेकिन जो केला है उसको दर्जन में लेते हैं, इसलिए उसको किलो में नहीं लेंगे। ओके, अब यहां पे देखना है कि पहले तो इतना इतना ले रहा हो, 15 इसको ले रहा है, 15 ये ले रहा है, सेम प्राइस पर। ओके, 1200 रुपए खर्च हो गए। अब क्या होता है कि जो सेब है उसका प्राइस हो जाता है स्थिर, 40 रुपया ही रहता है। और इधर क्या होता है कि केले का मूल्य घटकर 30 रुपया हो जाता है, अर्थात 10 रुपये कीमत में गिरावट आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कीमत गिरने से जो केला है वो सस्ता हो गया है। अब क्या हो रहा है कि पहले के बराबर 15 दर्जन केले अब उसको 30 रुपए के हिसाब से लेगा, तो 450 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जहां वह 15 दर्जन लेने के लिए 600 रुपए खर्च कर रहा था, अब मात्र वह 450 रुपए खर्च कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार से यदि 600 में से हम 400 घटा देंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा लागत अंतर। तो इस प्रकार से 150 हो गया लागत अंतर। तो इस प्रकार से लागत अंतर को निकाला जाएगा कीमत घटने की स्थिति में। ओके, इसके प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्या होगा कि इसका प्राइस 40 है और इसका 30 हो गया घटकर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि y गुड्स है, जो सेब है, वो महंगा हो गया है और जो x गुड्स दर्जन में हमारा केला ले रखा वो सस्ता हो चुका है। तो व्यक्ति क्या करेगा,
अब सेब के स्थान पर केला ज्यादा करेगा क्योंकि कीमत कम हो चुकी है। तो व्यवहारिक जीवन हम देखते हैं कि जब भी हम दो फलों का या अधिक फलों का यूज करते हैं तो जिसका प्राइस कम होता है उसको हम ज्यादा खरीदते हैं और जिसका प्राइस ज्यादा रहता है उसको कम खरीदते हैं। तो इस प्रकार से पहले में लागत अंतर इतना, तो क्या कह रहा है कि पहली स्थिति में जब इसका अभी हम रेखा चित्र बनाएंगे तो इस लागत अंतर को घटा दिया जाएगा। ओके, क्योंकि इसका काम यहां पर कितने से चल रहा है कि 600 यहां हो गए, 450 रुपए हो गए, यानी कि 150, 1200 रुपए में क्या कर देंगे, 150 रुपए कम कर देंगे तो 150 रुपए में वह इसको भी और इसको भी खरीद सकता है, कॉम्बिनेशन में लेगा। ठीक है, दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन या संयोग में लेगा। तो पहली स्थिति में लागत अंतर के द्वारा 150 रुपया उपभोक्ता से वापस ले लिए जाएंगे। ओके, क्योंकि उसकी क्रय शक्ति बढ़ चुकी है। तो जो अतिरिक्त क्रय शक्ति बढ़ी है कीमत घटने से, उसको वापस लेना है। क्यों लेना है कि क्योंकि यहां पर देखिए, एक तो इसको भी ले सके, इसको भी तो लेगा ही लेगा। ओके जी, उसके बाद प्राइस कम होने से इसको लेगा, ठीक है, और इसकी मात्रा को भी लेगा। लेकिन क्या होगा, यहां भी बताया जा रहा है कि जितना वह यहां ले रहा था उसको यहां पर भी सेम संयोग मिलना चाहिए, अर्थात 600 के बराबर कॉम्बिनेशन उसको जो पहले मिला था और प्राइस घटने के बाद भी उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वह इस वाले कॉम्बिनेशन को भी ले सके और उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को भी ले सके। तो इसको बांटने का तरीका बताया उसने, लागत अंतर 150 रुपए उससे घटाने हैं। ठीक है जी, आगे बताएंगे किस प्रकार से उसको घटाएंगे। दूसरा है, ये तो कीमत घटने की स्थिति में है। अब दूसरी बात आएगी कीमत बढ़ने पर। कीमत घटती ही नहीं है, कीमत बढ़ती भी है। अब यहां पर देखिए, पहली वाली सेम प्राइस है कि 40 रुपए प्राइस है एक्स गुड्स का, एक्स वस्तु का जिसमें हमने केला रखा है। ठीक है, तो 15 दर्जन खरीदता है, 600 रुपए यहाँ खर्च हो जाते हैं। सेम 40 गुणा 15 से पे कर रहा है खर्च, ये वाई गुड्स पे 600, 1200 रुपए ये उसके क्या हो गए, पूरे हो गए। अब क्या होता है कि जो एक्स गुड्स है केला, उसका मूल्य बढ़ जाता है, 40 रुपए की जगह 60 रुपया हो जाता है, 20 रुपए ज्यादा महंगा हो गया है। तो महंगा होने पर अब ये क्या कर रहा है कि उतनी ही मात्रा था, 15 दर्जन खरीद रहा है। अब कितनी कॉस्ट आएगी उसकी, 60 गुणा 15 900। ओके जी, अब 900 में से 600 घटा दीजिए तो -300। अब यहां पर उसको 300 का लॉस हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये हो गया 900 और ये हो गया 600, तो 900 प्लस 600 इज इक्वल टू होता है 1500 रुपये। अब बजट कितना है, 1200 रुपये, 300 एक्स्ट्रा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि कीमत बढ़ने से वास्तविक आय घट जाती है, तो इसलिए व्यक्ति क्या कर सके, इस कॉम्बिनेशन को भी ले सके और इसको भी ले सके, इसलिए 300 रुपये उसको देना है। तो पहले में वापस लेना है, ठीक है, और दूसरे के द्वारा कमी होने पर कि वो पहले के कॉम्बिनेशन को भी खरीद सके और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उसको भी ले सके, तो इसलिए उसको 300 रुपये दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लागत अंतर को निकालेंगे। ये कीमत घटने का है और ये कीमत बढ़ने का है। यहाँ पे क्या होगा, कीमत घटने की स्थिति में इसकी मांग अर्थात वाई गुड्स की मांग कम हो जाएगी और एक्स की बढ़ जाएगी। यहाँ पे ठीक उल्टा होगा कि एक्स गुड्स यहाँ पे महंगी हो जाएगी और ये हो जाएगी सस्ती। तो व्यक्ति क्या करेगा, इस सस्ते को ज्यादा खरीदेगा और महंगे को कम खरीदेगा। अगला बात हमने यहाँ पे की, सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन। जो ये प्रतिस्थापन प्रभाव उत्पन्न होता है ये सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन से होता है। कैसे होता है, यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया कि केला और सेब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापन है। केला खाइए सेब खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में आपको सेब नहीं मिल रहा है और केला ही मिल रहा है तो आप केला खा सकते हैं क्योंकि ये फलों की श्रेणी में आता है। ओके जी, तो यदि इनमें से किसी एक का भी प्राइस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो कम होना मैंने इसमें बताया और बढ़ जाना इसमें बताया, तो तब क्या होता है कि वस्तु की मांग बढ़ जाती है या घट जाती है। सापेक्षिक कीमत, सापेक्षिक कीमत का मीनिंग यह है कि जब हम दो वस्तुओं की कीमत की तुलना करते हैं तो उसे सापेक्षिक कीमत कहते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे -300 कम हो रहे हैं तो 300 रुपए उसको देंगे कि जिससे कि वह इतने भी खरीद सके और इसको भी ले सके। ओके जी,
पहले वाले में 150 वापस ले लेंगे क्योंकि वो यहां पर इतना भी ले रहा है और इतना भी ले रहा है। ओके जी। अगला, अब इसका जो फॉर्मूला है सॉल्ट में कि लागत अंतर को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पे देखिए सूत्र लिखा है डेल्टा पी एक्स, ठीक है, और क्यू एक्स वन। इसका मीनिंग क्या हुआ? डेल्टा पी, डेल्टा मीन्स होता परिवर्तन। तो कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है आप देखिए कि 40 था घटकर 30 हो गया, तो 10 रुपए का परिवर्तन हो गया। यहाँ पे 10 रुपए लिखेंगे। ओके जी। डेल्टा पी एक्स, क्योंकि एक्स के प्राइस में कमी आई है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। और जो पहली वाली क्वांटिटी है Q1 लिखा है, तो दूसरी वाली क्वांटिटी Q2 हो जाएगी, ठीक है। Q1 Q2 और P1 P2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 को यहां से गुणा कर देंगे तो प्राइस में अंतर आ गया कितना? 10 रुपए का क्या हो रहा? बचत हो रहा है। और 10 को 15 से गुणा कर देंगे 150, लागत अंतर आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा इसको जैसे यहाँ पे निकालेगा, सेम इसको यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा। कि अब ये दोनों बातों तो क्लियर हो गई कि जो सलटस्की है उसने प्रतिस्थापन प्रभाव को मापने के लिए लागत अंतर शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हिग्स ने क्या कहा? आय में क्षति पूरक परिवर्तन के द्वारा हम क्या करेंगे कि उपभोक्ता के संतुलन को पहले के जैसे बराबर बना के रखेंगे। तो इन दोनों चीजों को, कीमत घटने की स्थिति में और कीमत बढ़ने की स्थिति में, अब इसको डायग्राम पे और भी सरल शब्दों में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सारा खेल चल रहा है वो डायग्राम का चल रहा है। तो सलटस्की ने किस प्रकार से कीमत घटने की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव को मापा है। सलटस्की सबस्टिट्यूशन इफेक्ट है, कीमत घटने की स्थिति में कैसे मापा और कीमत बढ़ने की स्थिति में कैसे मापा। तो ये पहला वाला हमारा डायग्राम बनेगा यहाँ पर कीमत घटने की स्थिति का। ये हमारा एक्स अक्ष है, पहले से लिखा है एक्स वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर वाई वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाएगा। ओके जी। अब आपने क्या करना है, यहां से आप क्या करेंगे, एक बजट लाइन यूं ड्रॉ करेंगे। ओके जी। यहाँ पे लिखेंगे बी और ये हमारा हो गया बी। ये हमारी पहली बजट लाइन है, ठीक है। अब उपभोक्ता कहां पे संतुलन होगा, ये भी इंडिफरेंस कर्व के द्वारा, अनधिमान वक्र के द्वारा ही दर्शाया जाएगा। तो अनधिमान वक्र जहां पर इस बजट लाइन को टच करेगा, छुएगा ऊपर से, वहां पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। ओके जी। तो हमने क्या करना है, अब कोई बोलेगा मैं यहां पे लूं, यहां पे लूं, ठीक है, कहां लूं, क्योंकि हमने रेखा को टच कराना है। कोई भारी भरकम सामान नहीं उठाना है कि जिसमें हमें जेसीबी की जरूरत पड़ जाए। बहुत सरल काम है, ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले जैसे आपने एक बिंदु यहां पर ले लिया, आप इस लाइन को यहां मिलाइए और इसको यहां मिलाइए, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स गुड की ये क्यू क्वांटिटी और वाई की वाई दिखाएगा, क्योंकि वाई गुड्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं क्योंकि हम इस अक्ष पर वाई अक्ष पर वाई गुड्स दिखा रहे हैं। अब देखिए ये जो पहला कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक्स गुड्स का और वाई गुड्स का, कि जब व्यक्ति क्या कर रहा है, ओ क्यू एक्स की मात्रा को खरीद रहा है या उसकी डिमांड कर रहा है और वाई की ओ से लेकर वाई का डिमांड कर रहा है, तो उपभोक्ता यहां पर इस बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होगा। ऐसा ये पहला कॉम्बिनेशन है उसका। ओके जी। जबकि क्या है, कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसको दिखाना किससे है, इसको दिखाना है आपने किससे, ये वाले कर्व से। इसको बोलते हैं आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व आप बाद में भी इसके ऊपर से तो बनाना है, खासी पहले टच करा दे, पहले इसको सेट कर लीजिए आप, उसके बाद इसको आराम से मिला दीजिए। ये बनाने का तरीका है, फिर समझा दिया जाएगा आपको कि जो मैंने अभी बताया कि यहां पर उपभोक्ता अनधिमान वक्र जहां पर स्पर्श कर रहा है, तो वो ई नाम दे दिया उसको, यहाँ पे टच कर रहा है कि जहां पर उपभोक्ता एक्स की ओ क्यू क्वांटिटी और ओ वाई क्वांटिटी वाई गुड्स की खरीद रहा है। ये पहला कॉम्बिनेशन है उसका, ठीक है। अब क्या होता है कि कीमत घटती है एक्स गुड की, जो मैंने वहां बताया कि केले की कीमत घटती है, जबकि वाई में हमने सेब रखा है, सेब की कीमत नहीं घटती है, केले की कीमत घटती है, तो केला हो जाता सस्ता। केला क्या हो जाता सस्ता। तो सस्ता होने से क्या हुआ कि जो वहां पर 10 रुपए की उसको बचत हो रही थी, तो उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो वास्तविक आय बढ़ने की स्थिति में हमारा अगली जो बजट रेखा होगी यहां से दाईं तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन इसी बिंदु से निकलेगी। क्यों कि जो वाई गुड्स है
या जो हमने सेव ले रखा है उसके प्राइस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इस पे लिख देंगे हम B1। ओके जी। तो इस प्रकार से यहां से लेकर व्यक्ति की जो वास्तविक आय बढ़ी है, ओके, जो वास्तविक आय बढ़ी है, लेकिन जो मैंने पहले या पीछे लिया है कि 150 का जो अंतर आ गया है, किसका, लागत अंतर का, अब उसको घटाना है। घटाना है कि जिससे क्या देखा जाएगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव हो, जिससे प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात किया जाएगा। तो इस प्रकार से जितना ये इधर से इधर ये आगे बढ़ा है वास्तविक बढ़ने से, इस रेखा को इतना ही पीछे करना है। ठीक है जी, इतना इसको पीछे करना है। पर लेकिन ध्यान क्या रखना है, सलट इसकी के अनुसार ये अगली जो बजट रेखा होगी वो क्या चाह रहा है कि उपभोक्ता इस संयोग को भी कीमत घटने की स्थिति में खरीद सके। ओके, तो इसलिए क्या होगा, इस रेखा को इतना पीछे करना है बजट लाइन को। तो हम क्या करेंगे कि यहां से ठीक यहीं इस बिंदु से, ठीक है जी, यहां से और यहां से करते हुए, मतलब मैं टेढ़ा बना रहा हूं, आप सीधा बना देंगे, और ये रेखा हमारी यहां से गुजरेगी और ये होगी B2 और ये हो गया B2। ओके जी, इसने सीधा आना था लेकिन मैंने टेढ़ा बना दिया, आप सीधा बना देंगे ड्रॉ करके स्केल की सहायता से। ओके जी, अब क्या हुआ, इसने इससे क्यों निकाला इसको, इसने इसके बी से इस ई बिंदु से क्यों निकाला, इसलिए निकाला कि व्यक्ति अगला जो कॉम्बिनेशन में आपको बताने वाला हूं उसको तो परचेज करेगा, लेकिन यहां पे भी ऑप्शन रखा है कि तो वो चाहे तो इतना इसको इस और इतना इसको, जो पहले खरीद रहा था इसको भी खरीद सकता है। ओके, अब अगला देखिए, इसी बजट लाइन पे आपने क्या करना है, एक अगला इंडिफरेंस कर्व लेना है। जैसे कि पहले बताया कि ये ऊपर से टच करे, इसको बाहर भी जाने जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, IC1 हो गया। यहाँ पर उपभोक्ता क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में, जहां पर टच करेगा, मान लीजिए जहां पर टच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई हवाई जहाज तो चलाना नहीं है। अब यहां से यहां मिला दीजिए, ठीक है, और इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है, और ये हो गया E1 नाम दीजिए, क्योंकि ये तो हो गया E, ठीक है, यहाँ पे E लिख दिया आगे जाके, यहाँ पे हो गया E1। अब क्या हुआ, Y लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे Y1, और यहाँ पे लिखा है Q, और जहां से हमने नीचे किया इसको लिख देंगे Q1। अब क्या हुआ, जैसे वहां पे बताया मैंने कि जो X वस्तु है केला, उसका प्राइस क्या हुआ, घटा। तो प्राइस घटने से क्या होगा कि X वस्तु हो गई सस्ती। तो यहां से लेकर यहां तक व्यक्ति ने क्या कर दिया, X वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया। X वस्तु को ज्यादा क्रय कर रहा है, क्यों क्रय कर रहा है कि X वस्तु सस्ती हो चुकी है और Y वस्तु का प्राइस कांस्टेंट है, इसका मतलब वो महंगी हो चुकी है। तो व्यक्ति क्या करेगा, यहां से लेकर यहां तक Y वस्तु की मात्रा को घटाएगा और X वस्तु की मात्रा को बढ़ाएगा कीमत घटने की स्थिति में। ओके, यहां पे इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए, यहां पर उपभोक्ता जैसे पहले बताया कि इस कॉम्बिनेशन को खरीदेगा, इसलिए बजट लाइन जब भी आएगी यहां से ठीक ढंग से इसके बीच से निकाल देगा। फिर एक अनधिमान वक्र यहां बनाए, दूसरा यहां बनाया, जो कि क्या कर रहा है, इस B2 और B2 बजट लाइन को E1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच हो रहा है। तो ये अगला अनधिमान वक्र है। तो ये पहला अनधिमान वक्र है और ये दूसरा ये है उच्च अनधिमान वक्र, हायर इंडिफरेंस कर्व। तो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि जो संयोग हम यहां पर उपभोक्ता खरीद रहा है उसकी तुलना में इस संयोग में वस्तु की मात्राएं ज्यादा हैं। तो वस्तु की मात्रा ज्यादा होगी तो आनंद ज्यादा होगी। जहां हमें 4 मिल रही है पहले और उसकी जगह हमें 20 मिल जाए तो आदमी क्या हो, खुश होगा। ठीक है, तो यहां पे देखें कि पहले तो क्या था कि Y की ज्यादा हो रही थी और X की क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यहां पे पहले देखें Y यहां से लेकर यहां तक X का इतना ही था, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ X का, तो यहां से अगला जो बिंदु यहां बना तो यहां तक इसकी मांग बढ़ गई, जवाब में Y वस्तु की मांग घट गई। लेकर E तक जो है, E1 तक, यह सलट इसकी का प्रतिस्थापन प्रभाव है। और यहां पर देखिए ये भी B है, ठीक है, और ये B2 है। तो B1 से B2 तक लागत अंतर को घटा दिया गया है।
पहली स्थिति में घटा दिया क्योंकि बचत हो रही थी। और यहां भी जान सकते हैं कि B1 से लेकर और B2 तक लागत अंतर को घटा दिया गया है, जिससे कि क्या रहे कि इस बिंदु को भी खरीद सके और इस बिंदु को भी खरीद सके और इस बिंदु को भी कीमत घटने पर खरीद सके। तो जो सलट स्की का प्रतिस्थापन मापने का तरीका है वह एक ही बजट लाइन के अंदर हम देखते हैं कि दो अनधिमान वक्र ले लेता है। एक अनधिमान वक्र यहां पर है और अगला अनधिमान वक्र यहां पर यह है। तो ये कम संतुष्टि का है और ये ज्यादा संतुष्टि का अनधिमान वक्र है। लेकिन हिग्स ने क्या कहा, या उसने अपने प्रतिस्थापन प्रभाव में एक ही बजट लाइन पे कि सेम इंडिफरेंस कर्व बना, एक ही अनधिमान वक्र के द्वारा प्रतिस्थापन प्रभाव को मापा। उसने क्या कहा कि जो संतुष्टि यहां पर है वो संतुष्टि यहां पर भी रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां पर जो संतुष्टि यहां पे सहयोग कह रहा है, कॉम्बिनेशन है, उसकी तुलना में हायर इंडिफरेंस कर्व पर संतुष्टि का लेवल ज्यादा होगा, स्तर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वस्तु मिल रही है। तो इस प्रकार से ये जो पहला हमारा डायग्राम बना, ये है लागत अंतर के द्वारा कीमत घटने की स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव को जानना। तो प्रतिस्थापन प्रभाव कहां से होगा, ई से लेकर E1 तक, किसके अनुसार, सलट स्की के अनुसार। ओके, और किस विधि से निकाल रहा है, कॉस्ट डिफरेंस या लागत अंतर के द्वारा निकाल रहा है। तो आप इसको बनाएंगे। अब दूसरा जो मैंने पीछे बताया था कि कीमत बढ़ने की स्थिति में, यहां तो कीमत घटी किसकी, एक्स की, तो उसने एक्स को बढ़ा दिया, वाई को कम कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कीमत बढ़ने की स्थिति में यदि एक्स की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो यहां से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये बजट रेखा का हो गया, बी हमारी बजट लाइन हो गई। ये कीमत बढ़ने का है, पीछे है उसको अभी बताया जाएगा कि उस डायग्राम का ठीक उल्टा ये बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा अभी देखेंगे कि बी हमारी बजट रेखा है। ओके, यहां पर उपभोक्ता कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, इसके लिए आइडिया से आपने क्या कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इसको यहां मिलाइए, इसको यहां मिलाइए, यहां पर वाई वस्तु के लिए वाई लिखिए, यहाँ पे क्वांटिटी लिखिए। आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता को हमने दिखाना है किसके द्वारा, अनधिमान वक्र की, जहां पर अनधिमान वक्र इसको टच करेगा। लो जी, इसने टच कर दिया, हमने इसका सपना भी सच कर दिया यहाँ पे। ओके जी, तो इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे टच कर रहा है, बजट लाइन को ऊपर से करेगा, कभी भी नीचे से नहीं जाएगा, ऊपर से ही जाएगा। इसको भली भांति याद रखना है। ओके जी, यदि गलती से मैं क्या करूंगा, इसके नीचे से ले आऊंगा, इसलिए बार बार कह रहा हूं, कभी कभी गलती हो जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना ये ऊपर से आता है, आप उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो पहला संतुलन यहां पर है उसका। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि वह एक्स वस्तु की इतना और इतना मात्रा को खरीद रहा है, तो इसलिए उसका संतुलन का बिंदु ये हो गया ई। क्या हो गया, ई हो गया। अब क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है, एक्स वस्तु का प्राइस बढ़ता है, तो एक्स वस्तु का प्राइस बढ़ने का क्या परिणाम होगा कि प्राइस बढ़ने से जो हमारी ये बजट रेखा है, अब यह बाएं तरफ शिफ्ट होगी। ठीक है, क्या था, उसकी वास्तविक आय घट चुकी है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहां से इधर को एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया B1। ठीक है, अब इतना उसके पास, जो यहां पर मैंने दिखाया था आपको कि 300 का उसको घाटा हो रहा है, मतलब 300 रुपए उसका कम हो रहे हैं, कि जिससे कि वो अगले कॉम्बिनेशन को नहीं खरीद पा रहा है। तो यहाँ पे लागत अंतर के द्वारा इतने पैसे उसको देने हैं कि जिससे कि वह इस संतुलन के साथ साथ अगला जो संयोग बनेगा उसको भी खरीद सके। ठीक है, तब जाके हम प्रतिस्थापन प्रभाव को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब क्या करना है कि जितना ये पीछे आया उतना ही इसको हमने क्या करना है, आगे ले जाना है। तो इसके लिए क्या करना है, उसने क्या कहा कि अगली जो लाइन होगी किस चीज की, बजट लाइन, वो इस बिंदु से होकर गुजरेगी, जिससे कि उपभोक्ता इसके कॉम्बिनेशन को भी खरीद सके और जो अगला बनेगा उसको भी खरीद सके। तो एक अनधिमान वक्र हो गया। ठीक है, यहां से क्या करिए आप, यहां से टच करते हुए और इस प्रकार से एक बजट लाइन यहां ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे लिख दीजिए B2 और यहाँ पे भी हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, और ये हो गया B2, ये वाली लाइन। ओके जी, अब ये बजट लाइन क्या करी, पहले वाले को भी टच कर रही है। ठीक है,
अब आगे बढ़ी यहाँ, तो अब आप यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दीजिए इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दीजिए ICO। अब यहाँ पे इस लाइन को यहाँ टच कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए Y1। क्यों? ये Y है, ये Y1 हो गया। यहाँ पे लगा दीजिए एक पॉइंट, ठीक है जी। और पॉइंट हमने E लिखा और यहाँ पे लिख दीजिए E1, ठीक है। अब देखते हैं, इसको नीचे खींचिए सीधे लाइन, ठीक है जी। यहाँ पे Q लिखा और यहाँ पे लिख दीजिए Q1। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि X वस्तु का मूल्य बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने पहले उदाहरण बताया, यहां से यहां तक Q से लेकर और Q1 तक X वस्तु का मूल्य बढ़ने से व्यक्ति ने इसकी मात्रा को घटा दिया है। तो उसके जवाब में क्या करेगा कि Y वस्तु सस्ती हो चुकी है, तो उसने यहां से लेकर और यहां तक, अर्थात Y से लेकर Y1 तक Y वस्तु को बढ़ा दिया है। क्यों ज्यादा खरीद रहा है? X वस्तु को तो कम ले रहा है, लेकिन Y वस्तु को ज्यादा ले रहा है। क्यों ले रहा है? X वस्तु महंगी हो चुकी है, तो महंगी वस्तु के स्थान पर अब आदमी क्या चाह रहा है कि सस्ती वस्तु को खरीदूंगा। क्योंकि पहले तो केला क्या हो जा रहा था, सस्ता हो जा रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि केला हो गया महंगा, लेकिन बगल में सेब का प्राइस क्या था? कांस्टेंट था। इसका मतलब सस्ता हो गया। तो अब ये महंगा होने के कारण ये इसको कम खरीदे थे। Q से Q1 तक इसने कमी कर दी और Y से लेकर और यहाँ पे Y1 तक उसने Y गुड्स की मात्रा को बढ़ा दिया है। ओके, तो यहाँ पर भी दो अनधिमान वक्र आ गए। तो पहला अनधिमान वक्र, इसके बीच से बजट लाइन क्यों खींची, यहाँ पे लिख देते हैं B2। क्यों कि जो ये स्लट इसकी है वो जानना चाहता है यदि प्राइस बढ़ता है X गुड्स का, तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति क्या कर सके कि इस कॉम्बिनेशन को भी खरीद सके और जो अगला कॉम्बिनेशन अगले अनधिमान वक्र पर बना है उसको भी खरीद सके। तो ये अनधिमान वक्र पहला है, तो ये पहला है, तो इसका संतुष्टि का लेवल या यहाँ पे क्वांटिटी दो वस्तुओं की कम है, लेकिन अगला जो है इस पे क्वांटिटी दोनों वस्तुओं की कॉम्बिनेशन में ज्यादा है। तो क्योंकि व्यक्ति पहले कॉम्बिनेशन में तो ठीक है कि X और Y की यहां से ये और ये मात्रा तो ले रहा था, तो व्यक्ति को जब क्या कर दिया, व्यक्ति को जो कॉस्ट डिफरेंस के रूप में पैसे दे दिए गए कि जिससे कि वो अगला कॉम्बिनेशन खरीदे, तो व्यक्ति क्या चाहेगा, अब इस कॉम्बिनेशन को क्यों खरीदेगा, वो अगले हायर कॉम्बिनेशन को खरीदेगा, क्योंकि यहां पर Y वस्तु की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ चुकी है, सस्ती हो गई है, इसलिए उसको ज्यादा खरीदेगा और यहां तक X की खरीदेगा क्योंकि X महंगी हो चुकी है। तो इस प्रकार से एक कीमत बढ़ने की स्थिति का क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने का सलटस्की का रेखा चित्र है। तो देखिए E से लेकर और E1 तक चलना क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या किया, X वस्तु की मात्रा को तो कम कर दिया, लेकिन यहां से लेकर Y वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया। Y सस्ती हो गई और X महंगी हो गई, तो X को घटा दिया और इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां पर जो लागत अंतर की पूर्ति की गई है वो कहां से कहां तक की गई है, यहां था। ठीक है, तो यहां से लेकर और B2 तक इसकी क्षतिपूर्ति या इसके लागत अंतर को घटा दिया गया है, या B से लेकर और यहाँ A वाला और यहां तक का इसके लागत अंतर को पाट दिया गया है कि इसको एक्स्ट्रा पैसा दे दी गई, क्योंकि कीमत बढ़ने से ये खरीद नहीं पा रहा था। ठीक है, तो कीमत बढ़ने के कारण जब खरीद नहीं पा रहा था तो उसको अतिरिक्त पैसे दे दिए गए। वास्तविक आय स्थिर है, दोनों में जो रियल इनकम है वो स्थिर है, केवल जो मनी इनकम है, मौद्रिक आय, उसको देकर उसका एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे दो अनधिमान वक्र हुए, कीमत बढ़ने की स्थिति में ये निचला अनधिमान वक्र है, ये कम संयोग को दिखाएगा, कम मात्राएं व्यक्ति ले रहा है तो कम संतुष्टि, यहाँ पर ज्यादा संतुष्टि, ज्यादा कॉम्बिनेशन है दो वस्तुओं का, उनकी मात्राएं ज्यादा है। तो इस प्रकार से देखिए ये दो रेखा चित्र है। ठीक है, एक कीमत घटने का है प्रतिस्थापन प्रभाव और एक कीमत बढ़ने का प्रतिस्थापन प्रभाव है किसका, सलट इसकी का। तो इसका विपरीत होगा A और इसका विपरीत होगा A। तो इस प्रकार से आज हमने क्या बताया आपको, आज मैंने आपको बताया सलट इसकी का प्रतिस्थापन प्रभाव।
कि उसने प्रतिस्थापन प्रभाव को किस प्रकार से मापा, उदाहरण भी बताया आपको और रेखा चित्र भी बताया। और जो पहले मैंने आपको हिग्स के बारे में बताया था, तो हिग्स का जो मेथड था वो था आई में क्षतिपूर्वक परिवर्तन के रूप में, कि आई में क्षतिपूर्वक परिवर्तन के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन प्रभाव को मापेंगे। एक ही अनधिमान वक्र का यूज किया कि जहां पर उसने संतुष्टि के दो बिंदुओं को मापा और ये बताया कि दोनों बिंदु समान संतुष्टि उपभोक्ता को देते हैं। लेकिन यहां पर सलटस्की ने क्या बताया कि यहां पर जो संतुलन है, यहां पर इसकी तुलना में ऊंचे अनधिमान वक्र पर ज्यादा होगा, दोनों इक्वल नहीं है। ओके जी, यहां पर कम है तो यहां पे ज्यादा होगा, इसने बोला। सलटस्की ने दो अनधिमान वक्र बनाए, उसने तो एक ही बनाया, और इसने दो अनधिमान वक्र बनाए जो कि सेटिस्फैक्शन के अलग अलग स्तर को बताता है। यहां पर एक कम एक ज्यादा, यहां पर एक कम और ये ज्यादा। कीमत घटने की स्थिति में ई से लेकर E1 की ओर चलना, यहां तक ये हो गया उसका प्रतिस्थापन प्रभाव। कीमत बढ़ने की स्थिति में ई से लेकर E1 चलना, ये हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इस प्रकार से ये है सलटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव मापने का तरीका। तो ये तरीका जो है हिग्स की तुलना में ज्यादा बेहतर मानते हैं अर्थशास्त्री, क्योंकि इसमें गणना हम आसानी से गणितीय रूप में कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव है वहां पर क्या है, केवल वहां पे ये कह सकते हैं कि इसकी तुलना में अगला ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, अर्थात क्रमवाचक दृष्टिकोण है। और आप जानते हैं कि जो संतुष्टि है उसको मापना बड़ा कठिन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा सलटस्की का प्रतिस्थापन प्रभाव। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो उसकी सूचना आप लोगों तक पहुंच सके और आप इकोनॉमिक्स के आने वाले वीडियो का लाभ उठा सके।